बायोलॉजिकल मेथड की स्टडी की। फिर हमने कुछ इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था सेल्स के डिफरेंसेस के बारे में कि क्या सेल के डिफरेंसेस जो है वो मौजूद होते हैं जब हम स्टडी कर रहे होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाद स्पेसिफिकली ये बात आपने याद रखनी है, मेमोराइज कर लें अच्छी तरह से कि whenever we study the terminology or the type of organism which is bacteria either or cyanobacteria, हम यहाँ पे जो सेल स्टडी करते हैं वो प्रोकैरियोटिक होता है। जब हम चैप्टर 3 को स्टडी करेंगे तो हम वहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखेंगे। उन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से वाहिद जो किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, उस किंगडम का नाम पहले किंगडम मोनेरा कहा जाता था, लेकिन उसके बाद उसका नाम किंगडम प्रोकैरियोटी रख दिया गया। इस किंगडम प्रोकैरियोटी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी में प्रॉपर या डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इसी डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस ना होने की वजह से इन्हें प्रोकैरियोट यानी कि फॉल्स न्यूक्लियस कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। बैक्टीरिया एक वाहिद ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी भी एटमॉस्फेयर, किसी भी स्टेट, किसी भी सराउंडिंग में ये मौजूद हो। स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। इस लेक्चर में जो हमने स्टडी करनी है चीज़ें, वो चीज़ें क्या होंगी? बैक्टीरिया के बारे में हम स्टडी करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, हम स्टडी करेंगे बैक्टीरिया की शेप्स, हम स्टडी करेंगे बैक्टीरिया की फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है कि बैक्टीरिया की बॉडी में किस तरह से डाइजेशन का मैकेनिज्म है, किस तरह से रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म होता है, किस तरह से रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म होता है। इसी तरह से हम बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया कहाँ पर हमारी जिंदगियों में यूजफुल है और कहाँ पे इसके हार्मफुल एस्पेक्ट्स मौजूद हैं। और फिर फाइनली हम बैक्टीरिया से रिलेटेड 2 शॉर्ट नोट की स्टडी करेंगे जो कि साइनोबैक्टीरिया और नॉस्ट्रोम। So let's study bacteria. Bacteria are the simplest living organism. Simplest क्यों कह रहे हैं? Because the bacteria are the organism which consist of only single cell. They found on Earth from the depth of the oceans to the peaks of mountains. मतलब हम इन्हें समंदर की गहराइयों में देखना चाहें तो भी हमें बैक्टीरिया मिलेगा, और अगर हम पहाड़ की ऊंचाइयों पे चले जाएं तो भी बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिज्म है जो वहां मौजूद होगा। न सिर्फ समंदर की गहराइयों में, पहाड़ की ऊंचाइयों पर मौजूद है, बल्कि बैक्टीरिया आर एबल टू टॉलरेट द कोल्डेस्ट टू द हॉटेस्ट टेम्परेचर। गर्म से गर्म और ठंडे से ठंडे टेम्परेचर को ये बैक्टीरिया बर्दाश्त कर सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली सिंगल सेल। इनकी बॉडी में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सिर्फ एक सेल मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सिंगल सेल होना भी लाजमी नहीं है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनकी बॉडी में सेल मौजूद नहीं होते, मगर उसके बावजूद दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म and the instances include virus. So bacteria found from the deep of the soil to the height of the hills. यानी जमीन की गहराइयों के साथ साथ ये पहाड़ की चट्टानों की बुलंदियों पर भी मौजूद है। बैक्टीरिया आर द हाईली टेम्परेचर टॉलरेंट स्पीसीज। ये बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो टेम्परेचर को आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। ये किस तरह पॉसिबल होगा, ये हम मजीद आगे देखते हैं।
प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं? तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म which do not have few nucleus in their body। फ्यू न्यूक्लियस से मुराद क्या है? ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि न्यूक्लियस से मुराद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना, न्यूक्लियोप्लाज्म होना, न्यूक्लियोलस होना और उसमें जेनेटिक मटेरियल होना। अगर ये तमाम चीज़ें, ये चार चीज़ें मौजूद होती हैं सेल में, तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है। और अगर इन चार चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग होगी तो हम ये कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है। So prokaryotic organisms lack the proper distinct nucleus, यानी प्रॉपर न्यूक्लियस इनकी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होता। भेजा ही नहीं, मैंने कहा ज्वाइन कर लेता हूँ मैं। देखो आज ही की क्लास है, ये दूसरी क्लास है। हाँ आज ही की क्लास है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन अगर की जाए तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म हमें मौजूद नजर आते हैं तो सबसे पहले होता है बैक्टीरिया, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया बॉडी में मतलब वो मौजूद होते हैं। शुरू है। इसी तरह से वायरसेस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है जो मौजूद होंगे इस क्लासिफिकेशन में। यहाँ तक हम समराइज कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं? तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म which do not have few nucleus in their body। फ्यू न्यूक्लियस से मुराद क्या है? ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि न्यूक्लियस से मुराद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना, न्यूक्लियोप्लाज्म होना, न्यूक्लियोलस होना और उसमें जेनेटिक मटेरियल होना। अगर ये तमाम चीज़ें, ये चार चीज़ें मौजूद होती हैं सेल में तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है। और अगर इन चार चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग होगी तो हम ये कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है। So prokaryotic organisms lack the proper distinct nucleus, यानी प्रॉपर न्यूक्लियस इनकी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होता। भेजा ही नहीं, मैंने कहा ज्वाइन कर लेता हूँ मैं। देखो आज ही की क्लास है, ये दूसरी क्लास है। हाँ आज ही की क्लास है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन अगर की जाए तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म हमें मौजूद नजर आते हैं तो सबसे पहले होता है बैक्टीरिया, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया बॉडी में मतलब वो मौजूद होते हैं। शुरू है। इसी तरह से वायरसेस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है जो मौजूद होंगे इस क्लासिफिकेशन में। यहाँ तक हम समराइज कर लेते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये तमाम स्टूडेंट्स अच्छी तरह से सुन लें कि अगर सब नहीं नेक्स्ट टाइम में कोई स्टूडेंट याद ये रहना। 10 के बाद जो है वो एंटर होता है मीटिंग में तो हम उसे अलाउ नहीं करेंगे। तो ऑल ऑफ यू आर इंस्ट्रक्टेड और डायरेक्टेड टू बी ऑन टाइम। फौरन स्टार्ट कर देते हैं। कितनी देर होगी बात? उन्होंने लिंक नहीं भेजा। ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई हमने क्या किया है, किस बेसिस पे किया है? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस किया है। अब इस टर्मिनोलॉजी को भी समझ लेते हैं। द वर्ड प्रो मींस फॉल्स and the terminology karyote refers to the nucleus. So prokaryotic organisms means those organisms which do not have, which have a false nucleus or yeah, which do not have few nucleus in their bodies are called prokaryotic organisms. So if I ask you to state the definition of eukaryotic organism, so the definition will be all those organisms having few nucleus. The word pro means false while the u means true. तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होगा? फॉल्स न्यूक्लियस। और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होगा? फॉल्स न्यूक्लियस।
तो अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में न्यूक्लियस 4 चीजों समेत मौजूद नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक है, और अगर ये 4 चीजें मौजूद होती हैं तो वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है? बैक्टीरिया, वो क्या है? साइनोबैक्टीरिया है, वो क्या है? वायरस। अब हम देखते हैं कि वायरस बैक्टीरिया की बॉडी में या बैक्टीरिया के सेल में जो चीजें मौजूद हैं वो क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट लेयर है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज सेल वॉल। इस सेल वॉल के मजीद अंदर की तरफ अगर हम देखें तो एक ये ब्राउन कलर की लेयर हमें नजर आ रही है, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट all over the cell membrane, throughout the cell membrane or plasma membrane is called as cytoplasm. I'm repeating. The outermost layer is what? Cell wall. The inner layer of the cell wall is plasma membrane. The fluid which is present throughout the cell is cytoplasm. Now have a look. Some hair-like projections are present which are arises from the plasma membrane. These arises or radiations are called flagella. Now some structures are also present all over the surface, and these structures may be cell-related organelles, and these organelles can be flagella, can be cilia, or may be flagella. Now, plasmid DNA. Plasmid DNA is the structure which is called as genetic material and helps in reproduction. Similarly, chromosomal DNA structure is present inside the cytoplasm. Ribosomes are present, and these ribosomes are responsible for the synthesis of protein. Now, we should make a comparison between prokaryotic and eukaryotic cell. So if you clearly watch the differences between prokaryotic and eukaryotic cell, so the huge or a clear difference is the cellular organelles. Like what? What are the cell or organelles? Cell organelles are the structures which are present in that साइटोप्लाज्म। वो स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म में मौजूद है वो स्ट्रक्चर्स साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज या सेल ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं। इसकी मिसाल क्या है? गोल्गी एपिटस, वेसिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। अच्छा, कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं। जैसे हमने अभी प्रीवियस में स्लाइड में देखा था कि ribosomes are present in the body of bacteria. So it's mean what? Some microorganism organelles are present. The outermost layer of both the cell is cell wall. But remember carefully, the difference between prokaryotic and eukaryotic cell is not on the basis of cell wall. It's on the basis of nucleus. Nucleus what? If the nucleus or the true nucleus is not present, the cell is called as prokaryotic. So the cell may have cell wall. Both the cells have cell wall. Similarly, both cells, prokaryotic or eukaryotic, may have plasma membrane. Both the cell may have the cytoplasmic organelles like ribosomes, Golgi apparatus, ER, vesicles, and etc. Similarly, both of the cells contain villi, flagella, cilia, or any other projections for locomotion. But the main difference between both of these cells is the nucleus. Here you can watch clearly the nucleus is present, and nucleus means what? Nucleus means genetic material. So in prokaryotic cell, only genetic material is present.
और ये न्यूक्लियोइड या ये जेनेटिक मटेरियल सेल में किसी भी जगह पे मौजूद होगा। और यही डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियाइड या जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस ही मौजूद होता है। अगर मैं मजीद यहाँ पे क्लियर करूँ तो यूकैरियोटिक सेल भी मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। जैसे अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। तो यूकैरियोटिक सेल में स्पेशली प्लांट और एनिमल सेल में क्या फर्क है? प्लांट सेल हैव सेल वॉल, ऑल्दो एनिमल सेल डजंट हैव सेल वॉल। यानी प्लांट के बॉडी में या सेल में सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि एनिमल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। इसी तरह प्लांट क्लोरोफिल के जरिए फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म करता है, और ये क्लोरोफिल प्लास्टिड्स एक स्ट्रक्चर है उसमें मौजूद है, जबकि ये प्लास्टिड एनिमल में मौजूद नहीं होता। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सेल यूकैरियोटिक सेल तो है, लेकिन क्या ये सेल एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, तो आप में से कोई अगर जवाब देना चाहे तो वो चैट बॉक्स में जवाब दे दे। इसका जवाब हम लेक्चर के लास्ट में बताएंगे कि ये एनिमल सेल है या प्लांट सेल है। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। अभी हमने बात की कि बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों कह रहे हैं, इसे समझ लेते हैं। If the organism cannot be seen by the naked eye, it's called microorganism, or the organism, आवाज स्लो आ रही है अगर किसी को तो मुझे बता दें भाई। एक जनाब कह रहे हैं कि आवाज स्लो आ रही है। तो microorganisms are those organisms which can be seen only by the microscope or cannot be seen by the naked eye are called microorganisms. आसान से अल्फाज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देखे जा सकते या आम आंख से नहीं देखे जा सकते, हम उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। प्रोकैरियोट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं है, और इसी प्रॉपर न्यूक्लियस ना होने की वजह से हम बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरा पॉइंट है पिलाई हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये पिलाई क्या है? प्रीवियस डायग्राम को अगर हम देखें, सो देयर आर सम स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द सेल थ्रू आउट द सेल। These microscopic structures, which are hair-like projection, are called villi. And these villi helps in the transfer of genetic material from one cell to another cell. मतलब इसका ये genetic material इन्हीं villi के जरिए एक सेल से किसी दूसरे सेल में जाकर एंटर होगा और वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा। So this is why the villi helps in the reproduction, और ये reproduction का मोड क्या होगा? Sexual reproduction। They have capsules for protection and food preservation। देखो कैप्सूल को एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया में मौजूद तो है, लेकिन हर तरह के बैक्टीरिया में कैप्सूल्स का होना लाजमी नहीं है। कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं जिनकी बॉडी में कैप्सूल्स मौजूद होते हैं, और यही कैप्सूल्स उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया हर एटमॉस्फेयर में हर टेम्परेचर पे सरवाइव कर जाता है। इसकी एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हमारे पास एक पॉइंट लिखा हुआ है, टेम्परेचर कैन बी रेजिस्टेंट फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। यानी बैक्टीरिया इस टेम्परेचर पे रेजिस्ट है। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी, यानी कि वो ग्रोथ में हिस्सा नहीं ले सकता। इसी तरह अगर ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी। ग्रोथ रिटार्डेशन का मतलब ये होता है कि सेल सरवाइव कर रहा है, सेल में रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म हो रहा है, सेल में न्यूट्रिशन का मैकेनिज्म भी होगा, लेकिन सेल में रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म नहीं होगा। टेम्परेचर रेजिस्टेंट है 0 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस,
लेकिन ये वो टेम्परेचर है जिस पर हर बैक्टीरिया रेजिस्ट कर सकता है। लेट्स सपोज एक बैक्टीरिया है, वो 70 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर रहा है। ये सर्वाइवल कैसे पॉसिबल होगी? ये उस वक्त पॉसिबल होगी अगर इस बैक्टीरिया के पास कैप्सूल का स्ट्रक्चर मौजूद means these capsules are responsible for the protection whenever there is higher temperature that the bacteria can resist। यानी जिस टेम्परेचर को बैक्टीरिया रेजिस्ट भी नहीं कर सकता, उस टेम्परेचर को भी इस कैप्सूल्स की बिना पे बैक्टीरिया रेजिस्ट कर लेगा। और यही कैप्सूल्स होते हैं जिसकी बिना पर बैक्टीरिया क्या करेगा, अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो अपने स्पोर्स फॉर्म कर लेगा। ये स्पोर्स क्या होते हैं ये हम मजीद आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखेंगे, दे हैव कैप्सूल फॉर प्रोटेक्शन, कि बैक्टीरिया के सेल में कैप्सूल एक स्ट्रक्चर मौजूद है जो उसे अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से फूड प्रिजर्वेशन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, और ये फूड प्रिजर्वेशन क्या है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन कि बैक्टीरिया को एक ऐसी कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है जहाँ पे खाना मौजूद नहीं है, जहाँ पे उसके रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है, ऐसी कंडीशन में बैक्टीरिया अपने रेजरवायर के फूड मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करेगा और अपनी न्यूट्रिशंस को मुकम्मल करेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। ये बात अभी हमने की कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बॉडी में मौजूद नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस या जेनेटिक मटेरियल में से कोई एक चीज भी मौजूद ना हो तो सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी डिप्लीट हो जाते हैं और बॉडी से गायब हो जाते हैं। ये किस तरह मुमकिन होगा? इसकी एग्जांपल इस तरह से समझते हैं कि एक एग है, अंडा। अब इस एग का जो शेल है, लेट्स सपोज दैट शेल इज द सेल वॉल ऑफ द सेल। ये जो हम एग की बात कर रहे हैं, अंडे की बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये एक सेल है और इसका जो शेल है, हम उस शेल को कंसीडर कर रहे हैं कि ये सेल वॉल है। इसी तरह से इसके अंदर के जो स्ट्रक्चर हैं, जैसे हम देखते हैं एग यॉक, अंडे की जर्दी, दैट इज व्हाट न्यूक्लियस। और व्हाइट फ्लूइड जो मौजूद होता है अंडे में, हम उसे कह रहे हैं कि ये साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है सेल को, और न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जिसके जरिए बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो पॉसिबल होगी। तो अगर इस सेल वॉल को अगर हम तोड़ दें, अगर किसी बिना पर इसे डैमेज कर दिया जाए, तो डैमेज करने की बिना पर सेल के अंदर के जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, वो ओमिट हो जाएंगे। आई एम रिपीटिंग कि अगर सेल वॉल को हम डिलीट कर दें, सेल वॉल को रप्चर कर दिया जाए, या सेल वॉल किसी भी ऑर्गेनिज्म की किसी भी वजह से खराब हो जाती है, तो सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो लीकेज कर जाएंगे, और लीकेज करने की बुनियाद पर, लीकेज करने की वजह से सेल की डेथ हो जाएगी। नाउ द फिनोमेना अबाउट द रेस्पिरेशन। Respiration occurs through the structure called mesosomes, और अगर ये mesosomes किसी बॉडी में मौजूद ना हो या सेल में मौजूद ना हो, तो बैक्टीरिया बाय द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी रेस्पिरेशन कर सकता है। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि रेस्पिरेशन occurs by means of what, तो रेस्पिरेशन may be occur by the help of cell membrane as well as mesosomes. नाउ द मूवमेंट। ये मूवमेंट की अभी हमने बात की कि मूवमेंट किस तरह से होगी। मूवमेंट के लिए फ्लैजेला जो है वो मौजूद होता है बैक्टीरिया के पास, और यही फ्लैजेला बैक्टीरिया की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी बैक्टीरिया ने अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्लैजेला की मूवमेंट्स रिस्पॉन्सिबल करेगी। टेम्परेचर के बारे में बात कर ली। साइज रेंजेस फ्रॉम 0.1 माइक्रोन टू माइक्रोन। 0.1 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक बैक्टीरिया की साइज या डेवलपमेंट हो सकती है।
नाउ द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किन शेप्स के अंदर मौजूद हो सकता है या बैक्टीरिया की क्या क्या शेप्स हो सकती है? तो बैक्टीरिया की 4 पॉसिबल शेप्स हो सकती हैं। नंबर 1 कॉक्साई, नंबर 2 बैसिलाई, नंबर 3 स्पाइरला एंड नंबर 4 विब्रियो या कॉमा शेप्ड। कॉक्साई बैक्टीरिया मुख्तलिफ हालतों में मौजूद होगा। इसी तरह से बैसिलाई भी मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। कॉक्साई बैक्टीरिया नाम की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनका स्ट्रक्चर राउंडेड होता है। तो अगर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सर्कुलर है तो हम कहेंगे कि बैक्टीरिया की शेप कॉक्साई है। इसी तरह से अगर बैक्टीरिया की अपीयरेंस रॉड शेप्ड है, रेक्टेंगुलर इन शेप है, तो हम कहेंगे कि बैक्टीरिया बैसिलाई है। इसी तरह से अगर बैक्टीरिया कॉइल शेप्ड है तो हम कहेंगे कि ये स्पाइरला शेप्ड है। और अगर बैक्टीरिया स्लाइटली कर्व या कॉमा शेप नजर आता है तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया की शेप विब्रियो या कॉमा है। अब कॉक्साई की बुनियाद पे भी बैक्टीरिया की मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन हो सकती है। अगर बैक्टीरिया सिर्फ एक सेल मौजूद है तो हम कहेंगे कि ये सेल मोनोकॉक्साई है। इसी तरह से अगर 2 बैक्टीरिया के सेल आपस में पेयर मिला के या पेयर बना के रहते हैं तो हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं कि बैक्टीरिया डिप्लोकॉक्साई है। इसी तरह से अगर बैक्टीरिया चेन बना के रहते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकॉक्साई है। और बैक्टीरिया अगर क्लस्टर बना के रहता है, जिस तरह से अंगूर का गुच्छा होता है, तो इसे कहते हैं स्टेफ्लोकॉक्साई। तो कॉक्साई की बुनियाद पर भी बैक्टीरिया की 4 क्लासिफिकेशन है। वो 4 क्लासिफिकेशन क्या है? मोनोकॉक्साई सिंगल सेल बैक्टीरिया, डिप्लोकॉक्साई 2 बैक्टीरिया आपस में कॉलोनी बना के रहते हैं, स्ट्रेप्टोकॉक्साई चेन बना के रहते हैं, या स्टेफ्लोकॉक्साई क्लस्टर बना के रहते हैं। इसी तरह से बैसिलाई की शेप अगर हम देखें तो ये रॉड शेप्ड है। तो बैक्टीरिया बैसिलाई की फॉर्म में किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ रहेगा तो कहलाएगा डिप्लोबैसिलस, और अगर चेन बना के रहता है तो ये कहलाता है स्ट्रेप्टोबैसिलस। So this is all about the shapes of bacteria. So bacteria can be found in 4 different shapes: cocci, bacilli, spirilla, vibrio और comma। इन्हीं शेप्स के बारे में जो सवाल आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है 2019, 13 और 2010 में ये सवाल पूछा गया है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। एमसीक्यूज में क्या पूछा जाएगा कि डिप्लोकॉक्साई किस तरह के होते हैं। अभी हमने बात की कि 2 बैक्टीरिया के सेल आपस में मिलकर रहते हैं तो ये कहलाता है डिप्लोकॉक्साई। एग्जाम्पल निमोनिया बैक्टीरिया। इसी तरह से बैक्टीरिया एक चेन बना के रहता है। एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रेप्टोकॉकस पायोजीन्स। बैक्टीरिया पेयर बना के भी रह सकता है जैसे टेट्राइड्स। इसी तरह से बैक्टीरिया बंचेस बना के भी रहते हैं लाइक स्टेफिलोकॉक्साई। क्योंकि ये सर्कुलर है तो हम इसे कॉक्साई कहेंगे। अगर ये रॉड शेप्ड होते तो हम इसे स्टेफिलोबैसिलाई कहते हैं। इसी तरह से रॉड शेप बैक्टीरिया को हम देखें तो चेन क्या कहलाएगी? इसकी बैसिलाई बैक्टीरिया। इसी तरह से अगर हम फ्लैजेला देखें तो फ्लैजेला रॉड से मौजूद हो सकते हैं। विब्रियो या कॉमा शेप बैक्टीरिया किस तरह से नजर आता है? विब्रियो ये हमें नजर आ रहा है विब्रिया, जिसके अंदर सिर्फ एक से जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है विच इज द फ्लैजेला बेसिकली। लेकिन अगर ये मल्टीपल स्ट्रक्चर्स मौजूद है तो हम इसे स्पाइरला कहते हैं। Now the second part, which is the anatomy and physiology of bacteria. तो हमने शेप्स स्टडी की, अब हम मजीद रेस्पिरेशन स्टडी करेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, यूजफुल और हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया पर स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड पार्ट, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। तो रेस्पिरेशन की बुनियाद पर बैक्टीरिया 3 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 एरोबिक बैक्टीरिया, जिन्हें अपनी सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करे वो बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया कहलाएगा। एरोबिक बैक्टीरिया की बुनियाद पर भी बैक्टीरिया की 2 मजीद क्लासिफिकेशन होती है। एक बैक्टीरिया वो होता है जो ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा, मतलब अगर उसे ऑक्सीजन ना मिले तो उसकी डेथ हो जाएगी। इसी तरह से ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर उन्हें ऑक्सीजन गैस मिल जाए तो वो ग्रो करते हैं, और अगर ऑक्सीजन गैस ना मिले तो भी वो ग्रो कर सकते हैं।
तो एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जिससे सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर इन्हें ऑक्सीजन गैस ना भी मिले तो ये सर्वाइवल नहीं कर सकते। एनारोबिक बैक्टीरिया विच डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, इन्हें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चाहिए। माइक्रो एरोफिल्स क्या हैं? दे कैन लिव इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वो बैक्टीरिया जो जिसे ऑक्सीजन गैस मिले तो भी ये गुजारा कर सकता है, और अगर ऑक्सीजन गैस ना मिले तो भी ये गुजारा कर सकता है। रिपीट करते हैं बात को। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जिन्हें ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए। इसी बुनियाद पर एरोबिक बैक्टीरिया दो तरह का होगा। सबसे पहला जो टाइप होगी वो होगी ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया। ऑब्लिगेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जिन्हें टोटली ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर इन्हें ऑक्सीजन नहीं दी जाती तो ये बैक्टीरिया सरवाइव नहीं करते। दूसरी टाइप होगी फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन गैस मिल जाए तो ठीक है, और अगर ऑक्सीजन गैस ना मिले तो उसके बावजूद भी ये सरवाइव कर लेंगे। इसी तरह से एनारोबिक बैक्टीरिया की भी दो टाइप्स हैं। सबसे पहले कौन सी होगी? ऑब्लिगेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया, जिन्हें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चाहिए, और अगर ऑक्सीजन चाहिए तो ये फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे। और थर्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ऑक्सीजन गैस मिल जाए तो सरवाइव करेंगे, ना मिले तो भी ये सरवाइव कर सकते हैं। नाउ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन की बुनियाद पर जो बैक्टीरिया है इसकी दो टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है और दूसरी टाइप हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया।